नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और भारत न्यूज़ में आज की वो बड़ी खबरें जो आपको सुननी चाहिए और उस पे हमारा क्या मानना है, यानी हमारी क्या राय है। सबसे पहले तो स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के खास मेहमान, सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश प्रकाश जी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले राकेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो अब राकेश जी आप आए गए हैं तो खबरों का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर कोई भी रही हो, लेकिन शाम होते-होते इस खबर ने सबको हाईजैक कर लिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। उनके दिल्ली वाले घर पर बुधवार सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची थी। 10 घंटे तक चली इस छापेमारी के बाद गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि 7-8 अधिकारी आबकारी नीति केस के सिलसिले में छानबीन कर रहे थे। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम है। इस केस में मनीष सिसोदिया जो हैं, वो पहले से जो जेल में हैं और अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। ईडी की कार्रवाई को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हजार रेड पड़ चुकी है, संजय के घर से कुछ नहीं मिला। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, वो जानते हैं हारेंगे, इसीलिए ऐसी कार्रवाई हो रही है। इसी बीच दिल्ली में बीजेपी ने आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और भाजपा के कार्यकर्ताओं के हाथ में जो पोस्टर थे, अब तो स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है नारे वाले पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस बीच राघव चड्ढा की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने भी कहा कि एजेंसियों को पैसा नहीं मिला है, बीजेपी हताश है, आगामी चुनाव हारने हैं, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो अब इस पे अपने-अपने तौर पे राजनीति भी शुरू हो चुकी है राकेश जी। कांग्रेस ने बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं लवली, उन्होंने तो ये कहा है कि अगर किसी ने गलत किया है तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, पर किसी के साथ एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वहीं अजय राय ने कहा है हम इसकी निंदा करते हैं, जो यूपी कांग्रेस के अंदर। अब ज़ाहिर-सी बात है कि इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी है तो कांग्रेस की तरफ से सधी हुई प्रतिक्रिया आएगी। आप क्या कहते हैं इस विषय पे? देखिए, ये जो है आबकारी नीति से संबंधित जो मामला चल रहा है, चाहे वो राजनीति के मैदान में हो, चाहे वो अदालत के कटघरे में हो, दोनों जगह पे इस बात को लेकर के काफ़ी गहमा-गहमी है। गहमा-गहमी का मतलब है कि अदालत में जो मामला चल रहा है, उस मामले को लेकर के जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो कार्रवाई की है और जिस तरीके से उस कार्रवाई के बाद राजनीतिक दलों के नेता अपनी-अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। दोनों की अपनी अलग-अलग मायने हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ी बात है कि तथ्यों पे ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से इस पूरे मामले में ईडी ने कार्रवाई की। पहले जो है सो मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के अदालत में दरवाज़ा खटखटाया गया, बेल कराने की कोशिश की गई। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अगर इस मामले में नहीं है तो अदालत इस रुख पे क्यों है? अदालत क्यों नहीं बेल दे देता है? तो ये सारी तथ्य हैं और अदालत के काम करने का अपना तरीका है, जाँच एजेंसी के काम करने का अपना तरीका है। अदालत अपने तरीके से इस मामले में सुनवाई कर रही है, जाँच एजेंसी अपने तरीके से इस मामले में कार्रवाई कर रही है और अब इस मामले में दूसरी बड़ी गिरफ्तारी हुई है, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता की गिरफ्तारी हुई है, एक ऐसे नेता की जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं और आम आदमी पार्टी के भीतर इनका ओहदा जो है, वो उन नेताओं में है जिन्हें आम आदमी पार्टी का चेहरा कहा जाता है। तो इसको लेकर के जो आम आदमी पार्टी के भीतर, कांग्रेस के भीतर या अन्य विपक्षी दलों की जो प्रतिक्रिया है, वो अपने-अपने तरीके से कोई इसे सही ठहरा रहा है, कोई दिल्ली के नेता हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के नेताओं के बीच जो है वो 36 का आंकड़ा है। तो वो लोग उस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अजय राय जैसा कि आपने कहा, वो यूपी से हैं तो वो थोड़ी-सी मतलब बदले हुए अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो लेकिन ये एक बात तो साफ है कि इस गिरफ्तारी ने ये कहीं न कहीं लोगों को या राजनीतिक विश्लेषकों को एक ऐसा मुद्दा दिया है जिसमें कि चीज़ें अब उस तरीके से साफ नहीं है, अब शक की सुई कई लोगों के ऊपर है और इस शक की सुई का ही ये नतीजा है कि ईडी ने जो जाँच की प्रक्रिया शुरू की थी,
ईडी ने जो जांच की प्रक्रिया शुरू की थी और बाद में आम आदमी पार्टी इससे इनकार करती रही, तो ईडी ने जांच के बाद कुछ न कुछ तो तथ्य इकट्ठे किए होंगे जिसके आधार पर पहली गिरफ्तारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हुई, लेकिन अदालत ने आज तक उनको बेल नहीं दिया। अब दूसरी गिरफ्तारी जो है वो संजय सिंह की हुई है। तो ये मामला राजनीति के मैदान में जितना उलझा हुआ है, उतना ही ये मामला अदालत के कटघरे में भी है, यानी कि अदालत इस मामले में अभी भी सुनवाई कर रही है और सुनवाई करने के बाद अदालत की प्रक्रिया आगे क्या निर्णय करती है, इस पे सारा दारोमदार है। अभी राजनीति के मैदान में तो इस जो हालिया आज की गिरफ्तारी है, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो और ज्यादा तेज हो जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया, भ्रष्टाचार के आरोपों की बात की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की बात की। तो अब इस सिलसिले के बाद राजनीति जोर पकड़ेगी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के तीर चलाए जाएंगे, लेकिन हम सबको संयम के साथ इस पूरे मामले में अदालत के रुख का इंतजार करना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, अदालत के रुख का इंतज़ार करना चाहिए। बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो महाराष्ट्र से है। संजय निरुपम कांग्रेस के नेता वो एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने दावा किया कि हमारे पास अंदर खाते से जो उड़ती हुई खबर आ रही है, उस हिसाब से शिवसेना तोड़ने के बाद शिंदे का जो मराठा भाषियों को वोट मिलना चाहिए था, वे उनके पास आता नहीं दिख रहा है। वहीं अजीत पवार भी नाराज़ दिख रहे हैं। उनका जो नाराज़गी का नाटक चल रहा है, वह साफ दिखाई दे रहा है। संभावित तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था, लेकिन इसमें काफ़ी समय लग रहा है। उन्होंने दावा किया, हो सकता है कि आने वाले समय में अपनी लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत इस सरकार को वो छोड़ दें, राष्ट्रपति शासन लगा दें, या हो सकता है कि बीजेपी अजीत पवार को सीएम बनने का ऑफर दे। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। और इतना ही नहीं, ये आज महाराष्ट्र से खबरों का शायद एक कह रहे हैं ना कि वो ऐसी-ऐसी खबरें आई जिसमें एक फडणवीस खबर भी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी महाराष्ट्र में हुआ पिछले कुछ सालों में, राष्ट्रपति शासन लगा या जो हुआ, वो सब शरद पवार के कहने पर हुआ। उनका कहना था कि शरद पवार की सहमति थी, वो उनसे मिले भी थे बीजेपी से और कहा था हम आपके साथ सरकार बनाएँगे, और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उन्होंने आज खुलासे किए। तो अब ये जो महाराष्ट्र में एकदम एक दूसरे पर तीर चल रहे हैं और पुराने गड़े मुर्दे भी साथ में उखड़ रहे हैं। राकेश जी, ये समझ देखिए नहीं आ रहा है। देखिए महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो एक अलग तरह की राजनीति है। महाराष्ट्र में जो उठापटक हो रही है वो उसका सीधा सीधा असर दिख रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खासतौर से अजीत पवार के अलग होने के बाद अपनी जमीन खोती हुई नजर आ रही है। लिहाजा वो अजीत पवार को वापस से उनकी शर्तों पे पार्टी की कमान देने की बात चल रही है। इसलिए अजीत पवार बीजेपी और शिंदे गुट से नाराज बताए जा रहे हैं। राज्य में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उनकी नाराजगी नजर आ रही है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि उनसे वादा किया गया था कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन ये वादा किसने किया था और ये वादा कितना सच है, इसको लेकर के भी सवाल है। अब जो नाराजगी की एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि उनको लगता है कि बीजेपी के साथ आने के बाद जितना फायदा उनको होना चाहिए था, चाहे वो मंत्रिमंडल में सीटों के बंटवारे को लेकर के हो या मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को लेकर के हो या आने वाले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का हो, जिस तरीके से सीटों का बंटवारा वो चाहते हैं या जो सीटें या जितनी सीटें वो चाहते हैं, उनको हो सकता है कि शुरुआती बातचीत में जो उनको कहा गया है उसके हिसाब से चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इन सब चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि अजीत पवार के भीतर कहीं ना कहीं एक आशंका है, मनमुटाव है और चीजें उतनी स्पष्ट नहीं हो पा रही है जितनी स्पष्ट उनको कहा गया था। तो इन सब चीजों को लेकर के अजीत पवार के अंदर एक नाराजगी है, जैसे कि संजय निरुपम जी ने अपने बयान में कहा है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि अजीत पवार ने जब पाला बदला तो उस पाला बदलने के पीछे उनकी एक पूरी डील थी और उस डील में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। इसकी वजह से अजीत पवार जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन अजीत पवार वो नेता हैं जो
कभी हाँ और कभी ना। यानी कि इससे पहले भी एक बार वो एनसीपी छोड़ करके बीजेपी में उप जी, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, और वापस कुछ दिनों के बाद एनसीपी में उनकी वापसी हो गई थी और सब कुछ एक झटके में बदल गया था। तो इस बार हालांकि समय काफी बीत चुका है, लेकिन अजित पवार जिस तरीके से अजित पवार शरद पवार की अपनी उम्र हो चुकी है, शरद पवार अब सक्रिय राजनीति में उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो लिहाजा उनके पास कहते हैं ना कि एक मजबूत जनाधार वाला नेता जो है वो एनसीपी में उस तरीके से नहीं है। तो इसको देखते हुए एनसीपी वापस से अजित पवार को रिटेन करना चाहती है, और इसीलिए कई तरह के ऐसे कहते हैं ना कि आपस में गुपचुप तरीके से जो बातें और मुलाकातें होती हैं, और उसके बाद जो चीजें निकलकर सामने आती है उसका कोई आधार तो नहीं होता, लेकिन उससे जो संकेत मिलती है और उसके आधार पर जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो अजित पवार की नाराजगी मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के विभाग, मंत्रियों की संख्या, और विधानसभा लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या, इन सबको लेकर के एक मिली जुली कहते हैं ना प्रतिक्रिया के रूप में उनकी नाराजगी है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी एक सधे अंदाज में एक रणनीति के तहत अजित पवार की सारी समस्याओं का निदान कर देगी, और मामला राजनीति में जब आप गठबंधन में होते हैं तो मनमुटाव तो स्वाभाविक बात होती है। तो मुझे लगता है कि ये मामला जल्दी सुलझ जाएगा। बिल्कुल जल्दी सुलझ जाएगा। और जिस तरीके से आज फडणवीस साहब ने भी शरद पवार को लेकर बहुत सारी बातें बोली हैं, उस पे हम एक अलग सा वीडियो बनाएँगे बिल्कुल डिटेल में, ताकि उस पे एक ख़ास जो है चर्चा की जा सके। पर फिलहाल आपने सही कहा, ये जो अजीत पवार वाला विवाद है, ये एक तरीके से सुलझना शुरू हो चुका है, क्योंकि आज ये भी खबर आई थी कि सीएम अजीत पवार को उनके गृह जिले पुणे का गार्जियन मिनिस्टर बनाया गया है। पहले ये ज़िम्मेदारी भाजपा के सीनियर नेता चंद्रकांत पाटिल के पास थी। और जो फडणवीस साहब कह रहे थे वो त्याग वाली बात, मुझे लगता है वहाँ ये दिखती भी है। और एनसीपी में 9 में से 7 मंत्रियों को अलग-अलग ज़िलों की ज़िम्मेदारी दी गई है। गार्जियन मिनिस्टर का मतलब होता है ज़िला कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों के साथ काम कर स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करना और विकास को आगे बढ़ाना। तो एक तो उनकी शर्त पूरी हुई है, तो ज़ाहिर तौर पर मुझे लगता है मंत्रालय का विस्तार भी आपको मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्दी नज़र आएगा, उस पे भी हम नज़र रखेंगे। लेकिन आज की एक खबर ये भी रही कि रणबीर कपूर का नाम आया है एक मामले में जिसमें ईडी ने समन भेजा है। ऑनलाइन सट्टेबाजी का मामला है। और क्योंकि एक्टर महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में आरोपी सौरभ चंद्रकर की शादी में शामिल हुए थे। और बता दें कि सौरभ के ऊपर हवाला के जरिए सितारों को पैसा देने का आरोप है। जानकारी के अनुसार रणबीर कपूर को ये समन पूछताछ के लिए भेजा गया है। हालांकि इस मामले में रणबीर कपूर के अलावा और भी स्टार्स का नाम है जो ईडी की रडार पर हो सकते हैं। इस लिस्ट में सनी लियोनी, पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़, म्यूजिक कंपोज़र विशाल ददलानी तक के नाम शामिल हैं। पर सिर्फ अभी जो ईडी का नोटिस आया है, वो रणबीर कपूर को आया है। क्या लगता है आने वाले दिनों में बाकी स्टार्स की भी परेशानी बढ़ सकती है? देखिए, जिस तरीके से ईडी ने समन भेजा है, तो उससे संकेत यही मिलता है कि ईडी को अगर कहानी का एक सिरा हाथ लग गया है, तो वो इस कहानी से जुड़े जितने भी तार हैं, जी, उन सबको खंगालेगी, उन सबको पूछताछ के लिए बुलाएगी, और उसके बाद जो कहानी का दूसरा सिरा मिलेगा, उस दूसरे सिरे को अगले सिरे से, और इस तरीके से एक सिलसिलेवार रूप में वो इस पूरे मामले में जो है, वो जड़ तक पहुँचेगी, तह तक पहुँचेगी, और सभी से जो जानकारी मिलेगी उसके आधार पर वो आगे की कार्रवाई करेगी। तो ये तो अभी शुरुआती कदम है। ये तो अभी पहला पड़ाव है इस जाँच का, और इस जाँच में जो चीज़ें निकल के आएँगी उसके बाद जो है ईडी इससे भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है, जैसा कि ईडी पहले भी करती रही है। शुरुआत में ईडी की कार्रवाई जो है वो शुरुआती जाँच के तहत होती है, लेकिन जैसे ही उसको कुछ बड़े क्लू मिलते हैं, कुछ बड़े लूप होल्स मिलते हैं, तुरंत वो इस मामले में बड़ी कार्रवाई करती है। जैसे कि आपने आबकारी आबकारी नीति घोटाला मामले में भी देखा है। तो यहाँ भी मुझे कुछ-कुछ वैसा ही लग रहा है कि ये भी जो है वो ऑनलाइन सट्टेबाजी का मामला है, और इसमें कई सारे बड़े स्टार्स जो है वो निशाने पे हैं, और ईडी ने जाँच शुरू कर दी है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि सौरभ के ऊपर जो है पहले भी हवाला के ज़रिए स्टार्स को पैसे देने का आरोप है। तो जब आरोप पहले से लगते रहे हैं और अभी फिर ईडी को कुछ नई बात नज़र आई होगी, तभी ईडी ने इस मामले में जो है रणबीर कपूर को समन भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया है। तो इस मामले में जल्दी ही एक बड़ा खुलासा, या जल्दी ही एक कहते हैं ना बड़ी खबर जो है हम सबको देखने को मिल सकती है।
सही कहा आपने, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन स्टार्स ने वहाँ पर परफ़ॉर्म किया था और परफ़ॉर्म करने के बदले में जो पैसा दिया गया, वो हवाला के ज़रिए उसका भुगतान हुआ है। इसको लेकर जो है पूछताछ होगी और इस पे हमारी नज़र रहेगी। एक खबर बिहार से भी आई। लैंड फॉर जॉब केस में लालू राबड़ी और तेजस्वी को जमानत मिली। सीबीआई ने कहा बेल दी तो प्रभावित हो सकती है जांच। अब 16 अक्टूबर को सुनवाई है। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट से मामले में लालू तेजस्वी राबड़ी देवी को जमानत मिल गई। 50,000 के मुचलके पर सभी को जमानत दी गई। अब 16 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी। इस दिन से मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। वहीं लालू ने बाहर आते ही कहा कि जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हमें डरने की ज़रूरत क्या है? जी, देखिए, गलत और सही का फैसला तो अदालत करेगी। चूँकि जी, मामला जो है वो अदालत में चल रहा है और इस मामले में चार्जशीट भी हो चुकी है और चार्जशीट में जो है वो अ, बिहार के उप मुख्यमंत्री का भी नाम है। तो ऐसे तमाम जो पड़ाव है और चार्जशीट आप तो जानते हैं कि लीगल प्रोसीजर में चार्जशीट तभी होता है जब कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात अदालत को शुरुआती सुनवाई के दरमियान सामने आती है, तभी वो किसी के खिलाफ चार्जशीट करने की अनुमति देती है। तो ये तो एक पक्ष है, एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि ज़मानत। ज़मानत का मतलब है कि जब चार्जशीट हो जाती है, चार्जशीट हो गया मतलब जो तथ्य जाँच एजेंसी को उस केस में जुटाने होते हैं, वो सब जुटा लेती है और चार्जशीट फाइल कर देती है। उसके बाद आम तौर पर जो आरोपी होते हैं, उनको अदालत ज़मानत दे देती है। क्यों? क्योंकि जाँच की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जाँच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत आमतौर पे ज़मानत दे देती है, यहाँ भी वही चीज़ सामने नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, अदालत का अंतिम फैसला कुछ भी हो सकता है और उस अंतिम फैसले का ज़मानत से कोई लेना-देना नहीं है। यानी कि ज़मानत मिल गई इसका मतलब ये नहीं है कि आरोपी निष्पक्ष है और आरोप निराधार है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़मानत का मतलब ये है कि जो जाँच एजेंसी की जो प्रक्रिया थी, वो सब कुछ पूरा हो गया है और उसके आधार पे अदालत जो है वो ज़मानत की अर्ज़ी स्वीकार करके अनुमति दे देती है। लेकिन इसमें जैसे ही पूरा फैसला सामने आएगा और उस फैसले में अदालत जिस-जिस को दोषी ठहराएगी या जिसको आरोप मुक्त करेगी, उन सबको उस हिसाब से कानून की नज़र से जो है वो अपना काम करना पड़ेगा। यानी कि जाँच एजेंसी अदालत के फैसले का इंतज़ार कर रही है। अदालत का फैसला आते ही वो जो फैसला होगा उसके हिसाब से किसको पकड़ना है, किसको जेल की सज़ा और किसको बेल के बाद बाइज्जत बरी करने का आदेश आएगा, तो वो वक़्त बताएगा। अभी तो यही है कि इस मामले में जो है वो अदालत चूँकि कार्रवाई कर रही है और मामला अदालत में सब जुडिस है, इसलिए मैं ज़्यादा इस मामले में कुछ कह नहीं सकता। जी, सही कहा आपने। 16 अक्टूबर से सुनवाई इसकी जो है वो पूरी तरह से शुरू हो जाएगी रेगुलर। उसके बाद चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो सकेंगी। इंतज़ार 16 अक्टूबर का करना चाहिए। अब वो खबर जो हम एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लास्ट में लेते हैं। आज ये लोगों से जुड़ी खबर है। क्रेडिट कार्ड यानी एक ऐसा कार्ड जिसके ज़रिए आप लाखों रुपए का पैसा एडवांस में ले सकते हैं, जिसके आधार पर बैंक आपको लोन देते हैं और फिर धीरे-धीरे आपके अकाउंट में पैसे को डिडक्ट किया जाता है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कई लोग करते हैं, लेकिन कई इससे बचने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए अक्सर फ़ोन आते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई फ़ोन आया है, तो एक बार अपने बैंक में फ़ोन करके चेक ज़रूर कर लें, आपके नाम का कोई क्रेडिट कार्ड नहीं बन गया है या फिर क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा भी कोई और कार्ड बैंक ने आपके नाम से जारी नहीं किया हो। एक्चुअली मैं ये इसलिए खबर आई है क्योंकि 200 लोगों का ये मामला आया है जिनको पता भी नहीं है कि उनका कार्ड चल रहा है और उनके कार्ड से यूज़ हो रहा है। पिछले दिनों मैं भी एक बैंक में था जहाँ मुझे एक भाई साहब मिले जो बड़े बड़े परेशान दिख रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहते यार मुझे पता नहीं, मैं रहता हूँ यहाँ पे और मेरे नाम का एक कार्ड पंजाब में कहीं बना हुआ है और उस बंदे ने मेरे कार्ड पे इतनी शॉपिंग की है, इतना पैसा लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है और मैं जब लोन लेने जाता हूँ वो कहते हैं आपके नाम तो 7 लाख खड़े हैं, 8 लाख खड़े हैं। अरे मैंने तो ज़िंदगी में तो सरकारी एम्प्लॉयी हूँ, ₹7 लोन नहीं लिया। तो पता लगा कि मेरे ही नाम से कार्ड बना के किसी ने पैसा लिया है, ऐसे भाई साहब मुझे मिले थे। और अब इस खबर के ज़रिए हम अपने दर्शकों को ये सूचित करना चाहते हैं कि सही है, आप बैंक जाते हैं, रेगुलर पूछ लीजिए कि मेरे नाम से तो और कार्ड तो नहीं चल रहा। पता लगा आपके नाम से और ही कोई मज़े कर रहा है और ये फ्रॉड बहुत ज़बरदस्त चल रहा है आजकल। वैसे तो ट्रू कॉलर बता ही देता है जब फ़ोन आता है। नहीं भी पता चलता है तो सचेत रहें, तुरंत फ़ोन को काटें और ब्लॉक करें। राकेश जी, आप तो प्राइम बीट देखिए ज़बरदस्त देखिए करते रहे हैं इस सोशल मामले में मीडिया।
जी, रोहित जी, इस मामले में मैं आपको एक छोटी सी और जानकारी देता हूँ। दरअसल ये जो क्रेडिट कार्ड का फर्जीवाड़ा है, इस फर्जीवाड़े में कई सारे लोग शामिल हैं। सिर्फ फर्जीवाड़ा करने वाले लोग ही शामिल नहीं है, इसके अलावा कुछ लोग जो निचले स्तर पर बैंकों में काम करते हैं, उनकी भी कहीं न कहीं इसमें साझेदारी, भागीदारी या हिस्सेदारी होती है। अब मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। आपने क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट दिए, पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी दिया, आपने अपना अ, आधार का फ़ोटोकॉपी दिया या फिर बैंक डिटेल्स का फ़ोटोग्राफ, बैंक अकाउंट का डिटेल दिया। तो वो क्या करते हैं कि जो आपका जो वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड या आधार कार्ड है, उसपे आप कई बार आप बिना सिग्नेचर के दे देते हैं। तो वो उसको उसको आधार बना करके आपके नाम पे कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड वो इश्यू कर लेता है। मान लीजिए कि आपने अगर एसबीआई का दिया, तो वो पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड इश्यू करा देगा, और चूँकि डॉक्यूमेंट सारा आपका है, तो वो आपके नाम पे इश्यू करा के वो यूज़ कर लेता है। बाद में जो पेंडिंग अमाउंट होता है, वो आपके सिर आ जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप भरिए। तो ये एक तरीके का फ्रॉड है, ये एक तरीके का धोखा है, और इस धोखे से बच के हम सबको रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जो फाइनेंशियल लॉस है, वो काफ़ी गहरा होता है और लोगों को इससे उबरने में काफ़ी वक़्त लगता है। इसलिए थोड़ी सावधानी बरतिए, थोड़ा समझदारी का परिचय दीजिए, और जब आप कोई डॉक्यूमेंट बैंक में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या किसी भी सरकारी लेन-देन के लिए देते हैं, तो उस पे सिग्नेचर करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप उस डॉक्यूमेंट पे साफ-साफ लिखें कि इस डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है। For what purpose you are submitting any particular document to the bank or any agencies. So at the time of submission be careful. आप सावधानी बरतें, और उस पे आप अगर लिखते हैं तो आप उस पे उस डॉक्यूमेंट पे या उस फोटोस्टेट कॉपी पे आप लिख दीजिए कि इसका इसका जो उद्देश्य है, इसका जो पर्पस है, वो क्या है। ये आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए जमा कर रहे हैं या कोई दूसरा खाता खोलने के लिए कर रहे हैं, ताकि जो भी आदमी अगर बैंक से वो कागज़ चुरा करके और अपना काम, या कहने का मतलब फर्जीवाड़ा करता है, आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड बनवाता है, तो फिर वो उसको पकड़ने में आसानी होगी। और नहीं तो ये जो फर्जीवाड़ा है वो लंबे समय से चला आ रहा है। बहुत सारे मामले जब हम लोग क्राइम में थे रोहित जी, तो ऐसे बहुत सारे मामले आते थे, और तब हम लोगों ने इस मामले की तहकीकात की थी। तो पता ये चला था कि जैसे ही आप जो डॉक्यूमेंट और जो फ़ोटोस्टेट जमा करते हैं, जो गिरोह है, जो इस धंधे में लगा है, वो तुरंत उसकी कॉपी निकाल करके आपके नाम से आवेदन भर के, आपके दस्तावेज़ लगा के, आपके पैन कार्ड लगा के, और आपके ये आधार कार्ड का नंबर लगा करके, और वो आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड ले लेता है। यानी कि सौदेबाजी वो कर रहा है, खरीदारी वो कर रहा है, और पैसे आपको भरने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, और इससे आम लोगों को, और मैं तो कहता हूँ सभी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश जी, बड़े अच्छे तरीके से आपने गाइड किया क्योंकि आप लंबे समय तक क्राइम डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, बड़े-बड़े चैनल्स में और उसका आज आपने हमें गाइडेंस देके ये बताया भी कि कैसे इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। बहुत शुक्रिया, इस पे हम एक स्पेशल प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेंगे हम। बहुत-बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का भी हमें देखने के लिए, सुनने के लिए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद और कमेंट करके बताइए कि आप किस खबर के बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार।